हेलो दोस्तों, मैं बलजीत कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय बलजीत कुमार पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बारे में, ठीक है। या इसी को हम लोग बोलते हैं दूसरा वर्ग समीकरण, अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आज हम द्विघात समीकरण में पढ़ेंगे किसके बारे में, इसके थ्योरी के बारे में। इसके थ्योरी में क्या क्या पढ़ेंगे, मूलों की प्रकृति क्या होती है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद इसके कितने शून्यक होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप मान चलिए क्लास 10th की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, बट अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं तो उसके व्यू से भी क्या है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थात वो द्विघात समीकरण क्या होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे हेडिंग दिया द्विघात समीकरण, क्या दिया, द्विघात समीकरण, ठीक है। अंग्रेजी होता है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी हम लोग फिलहाल जो पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में, ठीक है। आराम से समझिएगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक चीज़ जानते हैं, हमने आपको बहुपद में पढ़ाया था कि जो बहुपद को हम लोग किससे सूचित करते हैं, पी एक्स से, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ाया था जिसको हम लोग सूचित करते हैं पी एक्स से, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ये किसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, द्विघात बहुपद का। किसका होता है, द्विघात बहुपद का। ये किसका होता है, आपका द्विघात बहुपद का। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। द्विघात बहुपद का क्या होता है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब व्यापक रूप होता है। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन मुझे जो पढ़ना है इसके बारे में, किसके बारे में, द्विघात समीकरण के बारे में, ठीक है। तो द्विघात समीकरण में कुछ नहीं होता, जो द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसमें बराबर हो जाते हैं आपके जीरो के, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के फॉर्म का कोई भी इक्वेशन है वो आपका क्या कहलाएगी, द्विघात समीकरण कहलाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। या इसी का दूसरा नाम हम लोग जानते हैं किसके नाम से, वर्ग समीकरण के नाम से इसी को हम लोग जानते हैं। वर्ग समीकरण भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो हमने क्या कहा आपसे कि जो द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है, या इसी का दूसरा नाम है क्या, द्विघात वर्ग समीकरण, ठीक है। यहाँ अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, इसमें जो ए बी सी, ये ए बी सी क्या है, ठीक है। ए बी सी क्या है ये भी समझने वाली बात है। ये रिप्रेजेंट करता है आपको रियल नंबर को। किसको रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर। किसको रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर। अगर हम रियल नंबर की बात करें तो इसमें भी आपके दो पॉइंट होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं आपके रेशनल नंबर। क्या होते हैं आपके रेशनल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ तक एक होता है इसमें आपका इरेशनल नंबर। क्या होते हैं आपके इरेशनल नंबर, क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। एक आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। हमने क्या कहा, ए बी सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, पहले तो ये रियल नंबर को करेगा, लेकिन एक चीज़ तो हम लोग ये जानते हैं, रियल नंबर भी दो प्रकार की संख्या होती है, एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर, ठीक है। अभी फिलहाल आप इतना समझिए, ए बी सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, रियल नंबर को। उसके बाद तो हम लोग जानते हैं रियल नंबर क्या होती है, ठीक है। तो उसी को हमने यहाँ पे लिखा है। फिलहाल अभी आपको इतना ही समझना है, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट आती है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ ए बी सी क्या होंगे, वैल्यू ऑफ ए बी सी, वैल्यू ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ए बी सी क्या होते हैं वो भी हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो ए बी सी तो यहाँ पे रियल नंबर होगा, ठीक है। अगर हमसे पूछ दे कि जो ए बी सी का वैल्यू क्या होंगे तो तब हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, आराम से समझिए। जो एक्स स्क्वायर मतलब ए का वैल्यू क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, जो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, कोफिशिएंट होगा, वही किसका वैल्यू होगा, ए का, ठीक है। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वही किसका वैल्यू होगा, ए का वैल्यू होगा, ठीक है। यहाँ तक उसी तरह अब बी का वैल्यू क्या होगा, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वही किसका वैल्यू होगा,
बी का वैल्यू होगा, मतलब इस कोफिशिएंट का मतलब आपका गुणांक होता है, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद अगर बी का वैल्यू निकालना है तो जो एक्स का कोफिशिएंट होगा, ठीक है, और सी आपका क्या होगा, कांस्टेंट टर्म को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, सी जो होगा कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद होगा, क्या होगा ये कांस्टेंट टर्म। सी का वैल्यू क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगा समीकरण में वही आपका क्या कहलाएगा, सी का वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इस पे विशेष रूप से अभी हम चर्चा करेंगे। एक भी क्वेश्चन में मतलब एक भी थ्योरी में आपको हम दिक्कत नहीं होने देंगे, कहाँ से कौन फार्मूला आया ये भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। इसके क्या शॉर्ट और लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग की तो हम बात नहीं करेंगे, शॉर्ट की बात जरूर करेंगे, कैसे शॉर्ट बनते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इससे हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ABC की वैल्यू तक बात हो गई, ठीक है। यहाँ तक ABC की वैल्यू की बात हो गई, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होते हैं आपके व्यापक रूप, इसको हम लोग बोलते हैं व्यापक रूप। हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यापक रूप, ठीक है। यहाँ तक व्यापक रूप क्या होते हैं द्विघात समीकरण के, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। हम तो एक चीज़ जानते हैं क्या, कि जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का अगर कोई इक्वेशन है तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण, ठीक है। जो अब द्विघात समीकरण ये होता है, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा, तो यही आपका क्या कहलाते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और हाँ, एक चीज़ हम बताना भूल गए थे, मतलब a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर कोई समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a कभी बराबर 0 नहीं होगा। b और c हो सकता है, उसके लिए कोई टेंशन लेना नहीं है, लेकिन a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये चीज़ हमने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया क्या, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें किसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसके हम टाइप्स की अगर बात करें तो ये भी आपके दो टाइप्स के होते हैं, मतलब द्विघात समीकरण भी आपके कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो भी आप समझिए, ठीक है। सबसे पहला टाइप इसमें होता है क्या, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक मतलब शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या होते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण। पहला होते हैं आपके शुद्ध द्विघात समीकरण, ठीक है। अभी हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक आपका होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। क्या होता है, मिश्रित द्विघात समीकरण, ठीक है। एक होता है आपका शुद्ध द्विघात समीकरण, एक आपका क्या होता है, मिश्रित द्विघात समीकरण। अगर हम इसकी बात करें शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको आराम से एक चीज़ों को समझना है। एक चीज़ हम लोग जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके रूप का अगर कोई मेरा इक्वेशन है तो यही तो आपके क्या कहलाते हैं, द्विघात समीकरण। तो शुद्ध द्विघात समीकरण आपको याद रखने के लिए क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो x का कोफिशिएंट होता है, x का क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, वो आप किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। x का कोफिशिएंट हमेशा क्या होगा, शुद्ध द्विघात समीकरण में 0 के बराबर होगा, ठीक है। हाँ, कहने का सेंस ये हुआ कि जो b बराबर क्या हो जाएंगे, 0 होंगे। तो x का कोफिशिएंट तो यहाँ पे b ही है, तो b का वैल्यू किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे, ठीक है। तो शुद्ध द्विघात समीकरण शुद्ध द्विघात समीकरण है मिश्रित, लेकिन यहाँ पे a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा किसी में भी, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो x² का टर्म हट जाएगा, तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ये बात हो गई, मतलब b का वैल्यू 0 होगा, तो इसी में अगर हम b का वैल्यू 0 पुट कर दें, किस में, एक इसको मान लेते हैं समझने के लिए, तो एक से अगर b बराबर हम 0 पुट करेंगे, एक से b बराबर क्या 0, तो ax² प्लस bx प्लस c होता है ये बराबर 0। लेकिन हमको इसका वैल्यू इसमें पुट करना है, तो ax² प्लस 0 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस में c बराबर 0। तो इस कंडीशन से ये पूरा टर्म कितने हो जाएंगे, ax² प्लस कितने हो जाएंगे, c, और बराबर में 0, ठीक है।
अगर आपसे कोई पूछे कि जो शुद्ध घात समीकरण का फॉर्म कैसा होता है, व्यापक रूप कैसा होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या होते हैं? सी होते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर क्या होते हैं? 0। ये होते हैं शुद्ध घात समीकरण का क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब व्यापक रूप बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मिश्रित द्विघात समीकरण की, ठीक है, तो मिश्रित द्विघात समीकरण में क्या होता है? इसका जो फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है मिश्रित द्विघात समीकरण का फॉर्म, ठीक है। यहाँ तक मिश्रित द्विघात समीकरण में क्या होगा आपका? b बराबर मतलब कोफिशिएंट ऑफ x कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ना ही a कभी 0 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा और b भी कभी 0 के बराबर नहीं होगा। इस कंडीशन में, किस कंडीशन में? मिश्रित द्विघात समीकरण के कंडीशन में a और b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। c हो सकता है, उससे कोई लेना देना मुझे नहीं है, लेकिन a और b जो होगा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। कब? मिश्रित द्विघात समीकरण में। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे शुद्ध द्विघात समीकरण की, तो यहाँ पे क्या होता है? b वाला टर्म जो होता है, मतलब x का जो कोफिशिएंट होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ किसका? मिश्रित द्विघात समीकरण का अंग्रेजी होता है एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और इसका होता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं, उससे कोई परेशानी होने वाली नहीं, हम नहीं लिखे यहाँ पे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो ये आपका होता है जो द्विघात समीकरण का होता है, वही इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता है किसी भी भाई को यहाँ तक प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। चूँकि मैं इतना स्लोली बता रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। नहीं आती है तो वो आप पे डिपेंड है, आप कैसे चीज़ों को टेक करते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे जो लगता है, जहाँ तक मेरी समझ है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम इससे अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हमने क्या क्या चर्चा किया अभी तक? द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा किया, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में चर्चा किया, द्विघात समीकरण के टाइप के बारे में चर्चा किया, ठीक है। तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। द्विघात समीकरण के 2 टाइप होते हैं, शुद्ध और मिश्रित द्विघात समीकरण, ठीक है। अब इससे हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा इसके शून्यक की चर्चा कर लेंगे तो बेस्ट होगा, ठीक है। शून्यक बहुत सारी चीज़ों की अभी चर्चा करना क्या है, बाकी है, ठीक है। अभी आप क्या पढ़ेंगे? शून्यक के बारे में। जैसे ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये किसके हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं इसके नंबर ऑफ 0। अगर इसमें बात करूँ नंबर ऑफ 0 की, मतलब शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ 0 मतलब नंबर ऑफ जीरोज होगा, मतलब शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, ठीक है। शून्यकों की संख्या 2 होती है, ठीक है, जिसको हम लोग सूचित करते हैं अल्फ़ा और बीटा से। अल्फ़ा और बीटा मतलब शून्यकों की संख्या 2 होती है, जिसको हम लोग सूचित करते हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम पावर होता है, अगर मैं मैक्सिमम पावर की बात करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो मैक्सिमम पावर हमेशा 2 होगा, ऑलवेज 2। मैक्सिमम पावर कितने होंगे इसके? 2 होंगे। मैक्सिमम पावर कितने होंगे? 2 होंगे। ये हो गई बात किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, मतलब शून्यकों की संख्या 2 होंगी, जिसे क्रमशः अल्फा और बीटा द्वारा सूचित किया जाता है, और मैक्सिमम पावर इसके 2 होते हैं, ठीक है। अब तीसरा बात आता है सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 मतलब शून्यकों का योग, सम ऑफ 0, ठीक है। तो सम ऑफ 0 जो होता है, क्या होता है आपको? सम ऑफ 0 के तो दोनों शून्यकों का योग, मतलब अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होंगे आपके? -b/a, ठीक है। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करूँ, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होते हैं? c/a। प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, सम का मतलब योग, तो मतलब शून्यकों का योग अल्फ़ा जोड़ बीटा बराबर -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होते हैं आपके? c/a, ठीक है। यहाँ तक
अब इसमें हम बात करेंगे आगे। आगे क्या बात करेंगे, आराम से समझिए, यहाँ तक समझ में आ गई होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, देखना है इसको फिर से, ठीक है। नहीं आया तो, अगर समझ आ गया तब काहे के लिए फालतू का देखेंगे। हम एक चीज़ आपसे हमेशा नोटिस करना चाहेंगे। नोटिस वो चीज़ क्या करेंगे, आप मोबाइल पे चीज़ों को तुरंत नहीं देखिए। अगर आपको मान चलिए आप नोट कर लिया ये चीज़, ठीक है, नोट कर लिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, खुद से मेहनत करनी है, ठीक है। जहाँ तक आप सोच सकते हैं सोचिए। अंतिम मतलब जब आपको लगने लगे कि हम बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं समझ लें, तब आपकी, चाहे मेरा वीडियो आप देख रहे हो, किसी का भी वीडियो देख रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले आप एक बार देख लिए वीडियो को, ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता है, मान लेते हैं नहीं आता है, तो हमने क्या किया, आप चीज़ों को शुरू से पढ़ाया गया है, ठीक है। तो अगर आप मान लेते हैं एक बार नोट कर लेते हैं, अगर आप दूसरा मतलब भूल जाते हैं या किसी कारणवश, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें क्या होगा, आप भूलते हैं तो आप नोट को निकालिएगा, देखिएगा ज़रूर, तो ठीक है। उसमें आप देखते हैं, अगर वहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है तो हम आपको क्या राय देंगे, सबसे पहले आपको अगर नोट नहीं समझ, सबसे पहले तो आप बुक पढ़िए, ठीक है। जैसे हमसे आप यहाँ थ्योरी पढ़ लिए, तो उसके बाद आप घर पे जाके मतलब जितनी भी किताबें हैं, कोई भी हो, मैथ का हो, इंग्लिश का, सब में बुक में लिखा रहता है सभी चैप्टर के बारे में, ठीक है। वहाँ पे आप किताबों को क्या करें, अध्ययन करें, ठीक है। अगर उससे भी कोशिश करने के बाद आपको समझ में नहीं आता है, बहुत कोशिश कर लिए मतलब नहीं आया, तब आप क्या करें, जिस भी पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम होता है वीडियो में, ठीक है, तो वो पॉइंट को सिर्फ देखना। ये नहीं जो आप शुरू से देखने लगे, उससे आपका टाइम बर्बाद होगा। और आज तक कोई भी मोबाइल पे पढ़ के महान नहीं बना है, ये बात आप यकीन कर लीजिए, ठीक है। महान वही बना है जिसने कॉपी कलम लेके मेहनत किया हो, कॉपी कलम के साथ समय बिताया हो, वही आज तक महान बना है। अन्यथा उसके अलावा आज तक कोई कुछ नहीं सीखा है मोबाइल से, ठीक है। आप प्रैक्टिस ही चीज़ों को नहीं करेंगे तो फिर आप सीखेंगे क्या, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो ये बात हो गई प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात, मतलब दो संयुग्मों का गुणनफल हमको निकालना, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय क्या होते हैं, ए होते हैं। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये बात तो हो गई आपका। मैक्सिमम पावर की भी बात अब से हमसे कोई पूछेगा तो 2 होगा, अधिकतम नंबर ऑफ जीरो की बात करेगा तो 2 होगा, एक अल्फा एक क्या होते हैं बीटा, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सपोज कीजिए अभी हम यहाँ पे सिर्फ बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे मान के चलिए कोई द्विघात समीकरण है जिसके शून्यक अल्फा और क्या है, बीटा है, ठीक है। अल्फा और बीटा आपको वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दे कि वो द्विघात समीकरण क्या होगा, मान लेते हैं वो द्विघात समीकरण फिलहाल के लिए पी एक्स है, ठीक है। तो वो क्या है, पी एक्स, तो पी एक्स है, तो द्विघात समीकरण का क्या होगा, वो द्विघात समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जो बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएंगे, जीरो। आपको अगर ये द्विघात समीकरण पता चल गया तो यहाँ से बहुत कुछ आप निकाल सकते हैं। हमने क्या कहा, मान लीजिए कि कोई द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा है, तो उस द्विघात समीकरण को पता करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जो बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। और यहाँ से आपका वैल्यू पता चल जाएगा किसका, द्विघात समीकरण का, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे इसमें आगे। आगे क्या पढ़ेंगे, आराम से देखिए, यहीं पे हम बता देते हैं आपको, आराम से समझिए चीज़ों को। एक होता है समीकरण का हल क्या होगा, जैसे हमने अभी द्विघात समीकरण के हल के बारे में चर्चा करेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये चर्चा करेंगे अगर समीकरण का हल निकालना हो तो क्या करेंगे। तो समीकरण का हल निकालने के लिए कुछ नहीं, चूँकि हमने यहाँ पे वेरिएबल टर्म एक्स लिया है, तो एक्स का मान होगा, एक्स का वह मान जो समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे, समीकरण का हल कहलाता है। आप नोट कर सकते हैं, एक्स का वह मान जो समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे 2x प्लस 4 बराबर आपके हैं 0, ठीक है। तो हम इसमें x बराबर अब निकालेंगे, ठीक है। तो x बराबर निकालेंगे तो 2x बराबर माइनस का 4 होगा, चूँकि ये प्लस में उधर माइनस में, तो x बराबर हो जाएंगे -4 बटे कितना 2, तो यहाँ से कितना हुआ माइनस का 2। तो x का वैल्यू किसके बराबर आया, -2 के बराबर आया, ठीक है। तो x का वैल्यू -2 के बराबर आया, तो यहाँ पे हम x के जगह -2 पुट करेंगे, तो ये पूरा किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। अब हम इसमें चेक करेंगे क्या ये 0 है, अगर 0 है तो समीकरण के हल होंगे, और 0 नहीं है तो समीकरण के हल कदापि नहीं होंगे। तो हमने यहाँ पे x का वैल्यू -2 निकाला है, तो -2 इसमें पुट करेंगे, 2 गुना -2 -4, और -4 प्लस 4 कितने होते हैं, 0, जो कि ये सही है, ठीक है। ये पूरा इक्वेशन किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, तो ये मेरा क्या है, सही है। और यही आपका होता है समीकरण का क्या हल, समीकरण का हल, सॉल्यूशन, द्विघात समीकरण का हल या समीकरण का हल बोलिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है।
तो मतलब चर का वह मान जो समीकरण को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो। मतलब अगर यहाँ पर हम वेरिएबल लिए तो चूंकि x का ही वैल्यू आएगा, तो अगर मेरा फॉर्मेट 2x + 4 के रूप का है तो x का ही वैल्यू आना है। अगर मेरा समीकरण y के फॉर्मेट है तो वहाँ से y का ही वैल्यू आएगा, और y का वैल्यू देख के पुट करेंगे वहाँ पे क्या ये क्या कहते हैं 0 के बराबर हो रहा है तो समीकरण का हल होगा, नहीं हो रहा है तो समीकरण का हल नहीं होगा। ठीक है, अब इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे विशेष में, फिलहाल इसके लिए आपको इतना ही समझना है। ठीक है, अब इसमें हम मेन पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, आगे तो यहाँ तक हम पढ़ा दिए, कहाँ तक, समीकरण का हल तक। अब इससे हम लोग क्या करेंगे आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो की बात हो गई। ठीक है, मैक्सिमम पावर क्या होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसकी बात हो गई। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे क्या पढ़ेंगे वो देखिए। जैसे आपका होता है ax² + bx + c बराबर क्या होते हैं 0। ठीक है, ax² + bx + c बराबर 0 का अगर कोई फॉर्मेट है। ठीक है, ax² + bx² + c बराबर 0 का कोई फॉर्मेट है, मतलब कोई इक्वेशन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। अगर मैं यहाँ पे इसकी विवेचक की बात करूँ, किसकी बात करूँ, विवेचक, विवेचक, और विवेचक को हम लोग सूचित करते हैं डी से। किससे सूचित करते हैं, डी से। विवेचक को किससे सूचित करते हैं हम लोग, डी से। ठीक है, तो विवेचक क्या होता है, विवेचक का जो फॉर्म होता है, मतलब विवेचक को डी से सूचित करते हैं b² - 4ac, b² - 4ac, मतलब d बराबर b² - 4ac। तो b² - 4ac। ठीक है, यहाँ तक d बराबर हम यहाँ पर बोल सकते हैं विवेचक बराबर सूत्र होता है b² - क्या होते हैं 4ac। ठीक है, इस रूप, तो ये इसका क्या हो गया, विवेचक। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है, विवेचक। ठीक है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 में b² - 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं। अगर आपको विवेचक निकालना है तो इसी फार्मूला का आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे हम बताएंगे कैसे निकालना है। ठीक है, आगे इस पे हम चर्चा करेंगे, नहीं तो अभी हम चर्चा कर देते हैं, फिलहाल के लिए आप समझिए। ठीक है, जैसे मान के चलिए x² + 2x + 5 बराबर आपके 0 है। ये आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें आपको निकालना है d का वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको a b c का वैल्यू पता होना चाहिए। हमने बताया था a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा, जो x² का गुणांक 1, b का वैल्यू जो x का गुणांक 2, और c का वैल्यू जो अचर पद। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं विवेचक। तो विवेचक बराबर होता है d बराबर b² - 4ac। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर - 4 गुना a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 5। तो 2 का स्क्वायर कितने होते हैं 4, 5 चौके कितने होते हैं आपके 20, इसको घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे -16। यही आपके क्या होते हैं, विवेचक होते हैं। ठीक है, उसी तरह और अगर हम इक्वेशन अब ले लिए तो ज़्यादा ही चर्चा कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगर हम दूसरा एग्जांपल लिख देखें, जैसे 2x² - 4x + 6 बराबर 0 कर दे। इसमें आपसे कोई पूछ दे विवेचक का वैल्यू क्या होगा, मतलब d का वैल्यू क्या होगा, तब आप क्या बताएंगे। तो उसके लिए आपको कोई बात टेंशन नहीं लेना है, तो आप पहले a का वैल्यू निकालिए। ठीक है, जितना आप क्वेश्चन से ज्ञात कर सकते हैं पहले उसको ज्ञात कीजिए। तो a का वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं, जो x² का गुणांक होगा 2। उसी तरह b का वैल्यू निकालना है, तो जो x का गुणांक -4 और c का वैल्यू कांस्टेंट। ठीक है, और d बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं b² - 4ac। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ से विवेचक निकालेंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू कितने हैं 6। तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 दूना 8, 8 6 के कितने होते हैं 48, इसको घटाएंगे तो -32 होगा। ठीक है, तो यही आपके क्या होते हैं, विवेचक होते हैं। विवेचक में भी बहुत सारे कंडीशन आपके होते हैं, लेकिन अभी हम उसको नहीं पढ़ेंगे। पहले हम लोग द्विघात सूत्र का क्या कहते हैं उपयोग पढ़ेंगे, द्विघात सूत्र बराबर क्या होते हैं। ठीक है, और अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ तो आप ये जान लीजिए कि d का वैल्यू अगर हमको कोई पूछ देगा तो कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है। ठीक है, तो अभी हम लोग बढ़ेंगे अब द्विघात बहुपद के सूत्र के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, हम उसका प्रूफ भी आपको देंगे, प्रत्येक चीज़ का प्रूफ देंगे। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है,
देखिए द्विघात समीकरण, जैसे द्विघात समीकरण बराबर जो आपका सूत्र होता है, द्विघात सूत्र जो होता है, x बराबर मान के चलिए, x बराबर मतलब सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac और बट्टे में 2a, ठीक है। ये आपका होता है द्विघात सूत्र, ठीक है। और इसी जगह हम लोग लिख सकते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac किसको डिनोट करता है, विवेचक को, मतलब d को, और बट्टे में हम लोग लिख सकते हैं 2a। चाहे आप ये लिखिए या a लिखिए, बात क्या है आपके बराबर है। इसको हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात सूत्र। क्या बोलते हैं इस सबको हम लोग, द्विघात सूत्र। इस फार्मूला का नाम हम लोगों ने क्या दिया है, मतलब गणितज्ञ जो हमारे थे, विद्वान गणितज्ञ, इसका नाम दिया था कि क्या, द्विघात सूत्र। क्या दिया था नाम, द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है। द्विघात सूत्र, इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात सूत्र, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ तो आप लोग जानते हैं क्या, तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक, कितने शून्यक, द्विघात समीकरण के दो शून्यक, ठीक है। एक आपके होते हैं अल्फा, एक होते हैं आपके बीटा, ठीक है। तो अल्फा बराबर आपको निकालना है, मान लेते हैं द्विघात समीकरण के दो शून्यक अल्फा बीटा, तो अल्फा बराबर सूत्र होता है आपका -b प्लस रूट अंडर b² - 4ac बट्टे में कितने होते हैं 2a, ठीक है। और बीटा बराबर होते हैं आपके -b रूट अंडर b² - 4ac और बट्टे में क्या होते हैं 2a, कितना होते हैं 2a। ये आपके होते हैं द्विघात सूत्र, ठीक है। इसी को हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया। मान लेते हैं अगर ये द्विघात समीकरण के शून्यक हैं, तो द्विघात समीकरण के दो शून्यक, यहाँ पे चूंकि दो चिन्ह आया तो दो वैल्यू भी आने हैं, तो यहाँ से हमने मान लिया एक अल्फा एक बीटा है, तो प्लस वाला अल्फा को डिनोट करेगा, बीटा माइनस वाला किसको डिनोट करेगा, बीटा को, ठीक है। यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, -b प्लस रूट अंडर d बट्टे में क्या लिख सकते हैं 2a, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं -b रूट अंडर d और बट्टे में क्या लिख सकते हैं 2a। क्यों लिख सकते हैं, चूँकि b² - 4ac बराबर हम लोग जानते हैं क्या होते हैं, d होते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ तक बात हो गई, ठीक है, यहाँ तक बात हो गई, ठीक है। इसका प्रूफ भी होता है, क्या होता है, प्रूफ भी होता है, ऐसा नहीं कि जो वैसे आ गया। तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे, हम एक क्लास इस पे देंगे, ठीक है। क्लास कैसे देंगे, देखिए प्रूफ यहाँ पे नहीं बताने का भी रीज़न है। रीज़न क्या है, अभी आप समझिए बातों को। रीज़न ये है, अगर हम प्रूफ देने लगेंगे तो टाइम टेकन ज़्यादा लगेगा, टाइम क्या लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपका क्या होगा, ज़्यादा लंबा होगा, परेशानी हमको भी होगा, एडिट करना है, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, एक क्लास हम देंगे। हम चाहते हैं आपका थ्योरी इस क्लास में समाप्त हो जाए, इसका भी प्रूफ होता है, ठीक है। ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं जिसका प्रूफ नहीं होता है, लेकिन इसका भी होता है, तो इसका भी देंगे, ठीक है। तो प्रूफ हम लोग एक क्लास इसका लेकर आएंगे, ठीक है। तो जो शॉर्ट प्रूफ होगा वो तो देते ही जाएंगे। चूँकि इसका देखिए सिंपल सी बात बता देते हैं, इसका ax² + bx + c बराबर क्या होते हैं 0। यहाँ तक तो आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, दोनों तरफ मतलब दोनों तरफ x² के गुणांक से भाग देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, उसी को उधर ले जाइए, ax² + bx बराबर -c हो जाएंगे, ठीक है। अगर दोनों तरफ x² के गुणांक से भाग देंगे तो ये x² हो जाएगा, ये b/a हो जाएगा इंटू x बराबर -c/a, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आप क्या ये निकल के आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, x² तो है ही है, यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ पे एक जगह x है तो x b और बट्टे में क्या करेंगे, आप 2 से गुना किए तो आपको 2 को क्या करना पड़ेगा, हटाना भी पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने b/2a क्या किया, जोड़ दिया। अगर यहाँ पे b/2a का होल स्क्वायर जोड़ा तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, जो इधर जोड़े तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, तभी दोनों इक्वेशन क्या होंगे, संतुलित होंगे, ठीक है। आप यहाँ से अगर हल करेंगे तो यहाँ से आपका x का 2 वैल्यू आएगा, जो कि ये आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से प्रूफ कर लेंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रूफ करेंगे तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं फिलहाल हम लोग आगे इसमें। तो हमने बता दिया प्रूफ कैसे होता है, तो यहाँ से आप जाएंगे तो निकल जाएगा, ठीक है।
तो हमने एक फॉर्मूला आपको ये भी बताया था कि द्विघात समीकरण के शून्यकों का जो योग होता है सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा जो बीटा बराबर क्या होते हैं माइनस बी बाई ए होते हैं। ठीक है, ये आपको हमने बताया है। ठीक है, तो अब ये बताया है तो ये भी तो कहीं न कहीं से आता होगा। जी हाँ, कैसे आता है देखिए, हमने अभी आपको बताया अल्फा बराबर होगा प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या होंगे 2a। ठीक है, और बीटा बराबर क्या होंगे माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में क्या हो जाएंगे आपके 2a। ठीक है, यहाँ तक ये 2a होंगे। अब हमको चूंकि योग निकालना है तो अल्फा जो बीटा ही करना पड़ेगा, दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो ये माइनस बी हो जाएंगे, फिर प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे कितना हो जाएगा 2a। ठीक है, और यहाँ से प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में कितना हो जाएंगे 2a। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 2a होंगे कि ना होंगे। जी बिल्कुल होंगे। अब यहाँ से ये कटे जाएंगे तो जो ऊपर में वही लिखेंगे माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और यहाँ पे चिन्ह हो जाएगा माइनस का प्लस माइनस होके। ठीक है, यहाँ से भी वही बात हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। क्यों आया देखिए 2a और 2a का एलसीएम 2a ही होगा, इससे इसमें भाग देंगे एक से इसमें गुना करेंगे तो एक ही होना है। उसी तरह ये कट जाएंगे, एक से इसमें गुना करेंगे तो यही आना है, सिर्फ चिन्ह यहाँ बदल जाएंगे। यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये प्लस का रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस का ये तो कैंसिल ही होना है। यहाँ पे बचेंगे कितने आपके माइनस बी माइनस 2b और बटे में कितने हो जाएंगे 2a। तो 2 कैंसिल हो जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस बी बाई ए। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, ये आपका होता है नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, अब उसी तरह अगर हम बात करें किसकी, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आपके c बाई ए। ठीक है, इसकी मैं बात करूं प्रोडक्ट शून्यकों का गुणनफल, इसको हम लोग बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या होते हैं c बाई ए। ये भी प्रूफ होगा। जी बिल्कुल होगा। अभी हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, मिटाएंगे तभी तो हम प्रूफ कर पाएंगे, क्योंकि जगह में यहाँ पे नहीं बचा है। ठीक है, इसको हम लोग अभी मिटा देते हैं। तो हमने ऊपर में ये बता दिया शून्यकों का योगफल कैसे आया था। ठीक है, हमने ये भी बताया द्विघात सूत्र का सूत्र कैसे आया वो भी बताया, सिर्फ उसमें थोड़ा सा स्टेप आपको आगे करना था। तो इसमें क्या होगा आराम से देखिए, इसमें भी वही फार्मूला अपनाना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए होता है, यही ना हमको सिद्ध करना है शून्यकों का गुणनफल। तो इसके लिए क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू तो आप लोग जानते हैं माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में क्या होते हैं 2a, क्या होते हैं 2a। और यहाँ से बीटा का वैल्यू क्या होंगे माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में कितना होता है 2a, कितना होता है 2a। ये क्या होते हैं आपके 2a। ये बात होगी। अब प्रूफ करना है तो दोनों को गुना करना है, चूँकि गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल निकालना है तो एक सूत्र आप लोग जानते होंगे, कौन सा सूत्र, आराम से देखिए। दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पे ये बैठ जाएगा। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूला पे ये बैठ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी का अगर हम फार्मूला निकालें a प्लस बी और a माइनस बी का, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस क्या होता है b स्क्वायर होता है। जी बिल्कुल होता है। तो उसी फार्मूला पे ये क्या होंगे, बैठ जाएंगे। तो एक जगह क्या है b, तो b का क्या करेंगे स्क्वायर, क्या करेंगे स्क्वायर, तो b का स्क्वायर। ठीक है, एक जगह माइनस बी है तो माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 और उसके बाद क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह क्या है, तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यही ना है। तो इसको क्या करेंगे, हल कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से स्क्वायर है लग जाएगा, चूँकि सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, 2a गुना 2a 4a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो आराम से देखिए क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो बचेगा क्या बी स्क्वायर, ये ऐसे कर देते हैं माइनस 4ac और बट्टे में क्या बचेगा 4a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक
अगर यहाँ से हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac और बट्टे में हो जाएगा कितना 4a स्क्वायर। क्यों आया प्लस? चूँकि यहाँ पे माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, तो ये और ये तो कट ही जाना है, तो बचेंगे क्या 4ac और बट्टे में क्या बचेंगे 4a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 4 कैंसिल, एगो a से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा c/a। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यही तो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे आगे। आगे क्या बात करेंगे, आराम से समझिए। आगे बात करेंगे अब मूलों की चर्चा। आपने तो विवेचक के बारे में पढ़ा है। विवेचक क्या होते हैं? अच्छा, विवेचक तो यही होते हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसके भी आपके 3 कंडीशन बनते हैं। कितने कंडीशन बनते हैं? 3 कंडीशन बनते हैं। कितने कंडीशन? 3 कंडीशन बनते हैं। कैसे कैसे बनते हैं, आराम से देखिए। कंडीशन बनते हैं 3। सबसे पहला कंडीशन, अगर d बड़ा हो गया किससे, 0 से। दूसरा कंडीशन, d बराबर हो गया किसके, 0 के। और तीसरा कंडीशन बनता है जब d छोटा हो गया किससे, 0 से। या आप इसी को ये भी बोल सकते हैं, या करके आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, या बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो जाएगा किससे, 0 से। या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएंगे किसके, 0 के। या बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो जाएंगे किससे, 0 से। ये 3 कंडीशन आपके। आप कहेंगे सर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्यों लिखा? तो हमने एक चीज़ तो आपको बताया है, डी का जो वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस क्या होते हैं, 4ac होते हैं। ठीक है, तो इसी कारण हमने यहाँ लिख दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट आता है। पॉइंट क्या आएगा समझिए। जब भी d का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा तो उस कंडीशन में हल आपके क्या क्या होंगे, वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक होंगे। हल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। और असमान होंगे। क्या होंगे, असमान। ठीक है, इसको आपको याद रखना। अभी हम इसको फार्मूला से भी समझाएंगे, आराम से समझते रहिए। क्या होंगे, हल आपके वास्तविक और असमान होंगे। जब भी d बराबर 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर आएगा, इस कंडीशन में हल आपके वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान आएंगे। क्या आएंगे, समान। ठीक है, समान क्या आएंगे, दोनों शून्यकों का जो मान होगा x का, मतलब देखिए अभी आगे बताएंगे, यहाँ तक पहले समझिए। और इस कंडीशन में आपके हम लोग यहाँ तक पढ़ते आए हैं, कोई हल नहीं होता है जी। इसका हल होता है। हल कैसा होता है, देखिए इसका काल्पनिक हल होते हैं। क्या होते हैं, काल्पनिक हल होते हैं। काल्पनिक हल होते हैं। काल्पनिक हल होते हैं। ठीक है, ये काल्पनिक हल होते हैं। और ये काल्पनिक हल क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे, क्लास 11th में। कहाँ पढ़ते हैं, क्लास 11th के बारे में। अभी जो फिलहाल हमको पढ़ना है, यहाँ 2 मेथड पढ़ना है। ठीक है, और इस पढ़ते हैं चूँकि हम लोग क्लास 11th में, लेकिन हम लोग यहाँ पे भी इसके बारे में चर्चा करेंगे ये कैसे होता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो मेरा मेन 2 पॉइंट है, क्या है, जब d बड़ा होगा 0 से और d बराबर 0 होंगे तो अब क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, तो ये अल्फा बराबर तो आप लोग जानते हैं माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस क्या होते हैं, 4ac होते हैं। ठीक है, और बटे में क्या होते हैं, 2a। ठीक है, और बीटा बराबर क्या होते हैं आपके, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में क्या होते हैं, 2a। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए आपका क्या होगा। तो यहाँ से देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप हल करेंगे तो 2 मूल, तो 2 हल आने ही आने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 हल आएंगे, तो एगो को हम लोग मानते हैं अल्फ़ा, एगो को मानते हैं हम लोग बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बट्टे में 2 है। और बीटा का वैल्यू होगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टे में क्या हो जाएंगे, 2a। ठीक है, और इसी तरह इसके हमने क्या कहा, वास्तविक और समान होंगे। तो इसमें अल्फ़ा बराबर आपके हो जाएंगे माइनस बी बाई 2a और बीटा बराबर भी क्या होंगे, माइनस बी बाई 2a, क्योंकि दोनों मूल समान आने हैं। ठीक है,
और इसमें हम आपको बताएंगे क्या होगा, ठीक है। जब मूल काल्पनिक होता है तो हम लोग वहाँ पे अभी फिलहाल इतना समझ लिए -b प्लस माइनस √4ac माइनस b स्क्वायर का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं और बट्टे में 2a, ठीक है। इसका हम लोग यूज करते हैं कब, जब काल्पनिक होता है तब, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना है इन दोनों मेथड के बारे में, ठीक है। तो इन दोनों मेथड के बारे में अब यहाँ से आपको हम प्रूव करके भी बताते हैं। देखिए हमने कहा था जब d 0 के बराबर होगा तो वास्तविक और समान होगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, d कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसी को तो हम लोग db बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे -b प्लस d की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा 0 ही होना, चूँकि b² माइनस 4ac बराबर 0, तो d बराबर भी 0, उसी को बोलते हैं। और बट्टे में कितने हो जाएंगे, 2a, तो यहाँ से आपका क्या है -b/2a। उसी तरह यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये भी आने आपके कितने, -b/2a। तो यहाँ पे हमने वही आपको बताया, इसके दोनों हल भी क्या होंगे, समान होंगे, मतलब पहला का जो वैल्यू आएगा वही दूसरा का वैल्यू आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे काल्पनिक वाला चर्चा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए दो कंडीशन होंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने बताया क्या, ये वास्तविक और समान होंगे, ये वास्तविक और समान होंगे, ठीक है। ये काल्पनिक हल होते हैं और असमान हल होते हैं, तो दो वैल्यू -b प्लस माइनस √4ac माइनस b²/2a, और यहाँ पे वैल्यू जो भी आएंगे अल्फा और बीटा को निगेटिव, मतलब रूट में निगेटिव में होंगे, ठीक है। तो उस निगेटिव चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आयोटा का प्रयोग करते हैं, जिसमें i² बराबर क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे में क्लास देंगे जिसमें चर्चा करेंगे। अभी हमने यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे देखिए जैसे हम x बराबर जानते हैं क्या, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और बट्टे में 2a, ठीक है। तो यहाँ तो ये हम लोग जानते हैं द्विघात सूत्र ये होते हैं, ये क्या होते हैं, आपके द्विघात सूत्र होते हैं, ठीक है। इसके देखिए अगर हम इसमें x का मान निकालना चाहे तो दो मान आएगा, एक तो आपका रेशनल आएगा, एक आपका इरेशनल आएगा। क्या आएगा, इरेशनल, मतलब एक परिमेय मान आएगा, एक क्या आएगा, अपरिमेय मान आएगा, ठीक है। पहला परिमेय कब होंगे इसके दो, मतलब x का वैल्यू परिमेय तब होंगे जब ये b² माइनस 4ac क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये क्या होना चाहिए, इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि जो ये b² माइनस 4ac को हल करेंगे तो उसके जगह 4 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 60 चाहिए, 25 सो एंड सो ऐसे करके पूर्ण वर्ग आना चाहिए, ठीक है। तब ये क्या होंगे, आपके परिमेय रिजल्ट देंगे। क्या देंगे, x का जो मान आएगा परिमेय संख्या आएगा, ठीक है। अब बात आई कि जो इरेशनल कब होगा। अगर हम यहाँ पे इरेशनल की बात करें, इरेशनल की, तो इरेशनल कब आएगा, इरेशनल तब आएगा, इरेशनल तो उसके लिए क्या होना है, x बराबर तो आप लोग जानते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और बट्टे में क्या होते हैं, 2a। ये x के वैल्यू होता है। हमने कहा इरेशनल कब होंगे, इरेशनल तो कब होंगे, जब यहाँ पे पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा तभी आपका इरेशनल देंगे, अपरिमेय रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो अपरिमेय रिजल्ट देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका एक शून्यक अगर a प्लस √b होगा तो उसका दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, a माइनस √b, मतलब इसका संयुग्मी होगा। क्या होगा, इसका संयुग्मी होगा, ठीक है। अगर एक √a प्लस √b आया तो दूसरा √a माइनस √b आया। कैसे आया, देखिए मान के चलिए ये -b है आपका, प्लस माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर मान के चलिए हल करने के बाद 3 आया, तो 3 आया, चूँकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट में ही रिजल्ट आना है। तो एक वैल्यू मान चलिए यहाँ पे 6 ले लेते हैं, तो एक होता है जाएगा -6 प्लस √3 और दूसरा आ जाएगा -6 माइनस √3। इसी कारण हमने कहा अगर एक शून्यक a प्लस b निकला, √b निकला तो दूसरा a माइनस √b निकलेगा। अगर एक शून्यक a प्लस b आया तो दूसरा शून्यक a माइनस b आएगा, ठीक है। यही इसका क्या होता है, कंडीशन होता है, किसमें, द्विघात समीकरण में, ठीक है। तो हमने ये भी पढ़ लिया 3 कंडीशन किसके बारे में, विवेचक के बारे में। विवेचक के 3 कंडीशन होते हैं, एक तो d छोटा होगा, एक d बड़ा होगा, एक d बराबर 0 होगा, ठीक है। मतलब एक 0 से छोटा होता है, एक 0 के बराबर होता है, एक 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इस तीनों कंडीशन के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इससे आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।